तो ये हो गया हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड एंड हेलो एरीन और एराइल। तो हेलो एल्केन हम किसको कहेंगे? अभी ले लो, ये हो गया एल्केन CH4 मीथेन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इस जगह पे एक हेलोजन। एक्स मतलब हेलोजन। हेलोजन कैसा हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस जगह पे हेलोजन चला आएगा तो हो जाएगा क्या? CH3X। ये हो गया मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड इन जनरल जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा एल्किल हैलाइड का? ये मिथाइल मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप इन जनरल हो जाता है R और हेलोजन X, ठीक है। तो ये हो गया क्या? हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। अभी हम चले आएंगे क्या? हेलो एरिन और एराइल हैलाइड। एराइल और एरिन मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बेंजीन रिंग हमको मालूम है क्या? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है बेंजीन में। अभी कोई एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस जगह पे हेलोजन चला है। तो उस जगह पे जब हेलोजन चला आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल हैलाइड और 5 हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा तो इसका इसका फॉर्मूला C6H5X। एक्स हो गया हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। क्लोरीन नहीं हो सकता है, क्यों फ्लोरीन नहीं हो सकता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है। क्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो साइज छोटा है, इसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी बहुत ही कम है। अभी कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन पीरियड 3 में है, ब्रोमीन पीरियड 4 में है, आयोडीन पीरियड 5 में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए इसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन से ज्यादा है। और फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिएक्शन करने का टेंडेंसी कंपेयर टू अदर हैलोजन कम है, इसीलिए ये यूजुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए जब हैलोजन को हम कंसीडर करेंगे ओनली क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को, इसके अंदर क्लोरीन एंड ब्रोमीन मैक्सिमम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? फ्लोरीन पीरियड 2 में है, फ्लोरीन पीरियड 2 में है तो फ्लोरीन जब पीरियड 2 में है, ओके, तो फ्लोरीन जब पीरियड 2 में है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो फ्लोरीन पीरियड 2 में है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन पीरियड 3, ब्रोमीन पीरियड 4 और आयोडीन पीरियड 5। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या? फ्लोरीन पीरियड 2 में है, इसका मतलब 2 शेल है, और आयोडीन पीरियड 5 में इसका मतलब 5 शेल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। इसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी बहुत ही कम है और इसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इस बीच में क्या आ रहा है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, इसीलिए 4 हैलोजन के अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन करने का टेंडेंसी कंपेयर टू फ्लोरीन और आयोडीन ज्यादा है। पर फ्लोरीन का तो एकदम ही कम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, और आयोडीन जब रिएक्शन करता है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम में क्लोरीन और ब्रोमीन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम हो गया क्या? एराइल हैलाइड। इसका नाम क्या है? एराइल हैलाइड। और हेलोएरिन, इसका और एक भी नाम है फिनाइल हैलाइड। फिनाइल हैलाइड। एराइल किसको कहेंगे? एराइल मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। প্রতিস্থাপিত বেনজিনকে আমরা एराइल बोली। एराइल और एरीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब सिंगल बॉन्ड C6H5। इसको हम क्या कहेंगे? एराइल और एरीन कहेंगे, और इसको हम फिनाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसको जल्दी इसको कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया ना? 10 सेकंड में दे रहा हूँ, इसमें जल्दी से करो। फिनाइल हैलाइड, फिनाइल मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब एराइल और एरीन हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है सी सिंगल बॉन्ड CC8 पर। इसका मतलब इस कार्बन के साथ हैलोजन का एक बॉन्ड है, इसलिए हमने एक बॉन्ड दिया है। यहाँ पे एक बॉन्ड दिया क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, अभी देखो। तो लिखेंगे क्या? कंपाउंड डिराइव फ्रॉम, लिखेंगे क्या? कंपाउंड डिराइव फ्रॉम, लिखो ये कंपाउंड डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives. Compounds derived from hydrocarbons by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives. Replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives. তাহলে হ্যালোজেন ডেরিভেটিভ কাদের বলবো? হ্যালোজেন ডেরিভেটিভ কাদের বলবো? হাইড্রোকার্বনে যতগুলো হাইড্রোজেন উপস্থিত, সেই হাইড্রোজেনগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে তার পরিবর্তে হ্যালোজেন ঢুকলে যে নতুন যৌগ তৈরি হয় তাকে আমরা হ্যালোজেন ডেরিভেটিভ বলবো। अब इसका क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे। Corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives. Classification, ठीक है ना? तो on the basis of nature of hydrocarbons, from which they are obtained, hydrocarbon derivatives can be classified as হাইড্রোকার্বন থেকে কি হবে? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव আসছে তার উপর ভিত্তি করে প্রকারভেদ। तो यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव आ गया। अभी इस हैलोजन डेरिवेटिव पे कितना टाइप्स है? पहले आ जाता है क्या? एल्कीन हैलाइड, दूसरा में आ जाता है क्या? एल्कीनाइल हैलाइड, तीसरे में आ जाता है क्या? एल्काइनाइल हैलाइड, और लास्ट में आ जाता है एराइल हैलाइड। ठीक है, अभी देखो एल्किल हैलाइड मतलब क्या है? एल्केन से जो हैलाइड हमको मिलेगा, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। एल्किनाइल हैलाइड मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2X, यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड है। अभी देखो यहाँ पे एल्किनाइल हैलाइड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जहाँ पे एक हमने क्या है, हैलोजन को दे दिया। ठीक है,
ये हो सकता है डिफरेंट, अभी डिफरेंट तरह का भी हो सकता है। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होगा वहां से जो हैलाइड मिलता है वो। और एल्काइन हाइल मतलब कार्बन कार्बन की भी ट्रिपल बॉन्ड, हमको मालूम है कि एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसमें हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां पे जो हैलोजन आएगा उसको हम कहेंगे एल्काइन हैलाइड। और एनाइल हैलाइड मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमको जो हैलाइड मिलेगा उसको हम एल्काइल हैलाइड कहेंगे। इसके अंदर ये एल्काइल हैलाइड और एनाइल हैलाइड हमको जरूरी है। एराइल हैलाइड को इन शॉर्ट एआर सिंगल बॉन्ड एक्स कह सकते हैं और पीएच सिंगल बॉन्ड एक्स। पीएच मतलब क्या, फिनाइल रिंग। पीएच मतलब हो गया क्या हमको, इसको हम कह सकते हैं क्या, फिनाइल रिंग। ठीक है। अभी ये एल्किल हैलाइड का चार तरह का हो सकता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड चार तरह का हो सकता है। तो ये एल्किल हैलाइड तुम लोग नीचे करना, मैं ऊपर में कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसीलिए। तो एल्किल हैलाइड चार तरह का हो सकता है। पहला वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी और मोनोहैलाइड्स। तो पहला वाला होगा मोनोहैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड में ओनली वन हैलोजन रहेगा। दूसरा वाला हो गया क्या, डाई हैलाइड्स, मतलब एल्किल हैलाइड में दो हैलोजन रहेगा। इसके बाद ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड्स, और फोर्थ वाला हो जाएगा टेट्राहैलाइड। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हैलोजन हम एल्केन में इंटर नहीं करा सकते, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी मैक्सिमम कितना है, चार है। कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी चार है। तो उस चार वैलेंसी में सपोज ले लो क्या, ये हो गया मीथेन, सपोज ये हो गया मीथेन, हमको मालूम है, हाँ ये हो गया मीथेन हमको मालूम है। तो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हम हैलोजन डाल सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। हाँ, अभी इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे एक हैलोजन डाल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डाई हैलाइड। इसके बाद इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे एक हैलोजन डालेंगे, ट्राइहैलाइड। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, टेट्राहैलाइड। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी चार है। तो कार्बन के सराउंडिंग में मैक्सिमम चार हाइड्रोजन रह सकता है। तो चार हाइड्रोजन को मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट करके उस जगह पे हैलोजन को डाल सकते हैं। इसीलिए ये मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, ये एल्किल हैलाइड का टाइप है। ठीक है। अभी मोनोहैलाइड का तीन टाइप हो सकता है। एक हो जाता है क्या, मोनोहैलाइड का एक होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्राइमरी, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और 2 डिग्री, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और लास्ट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और टर्शियरी, ये तीनों। ओके। अभी देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब क्या हुआ है, देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब जहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्टली एक हेलोजन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखो एक हेलोजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो हेलोजन को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हो जाता है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। अभी सेंट्रल एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, सेंट्रल एटम कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ। तो ये सेंट्रल एटम जितना कार्बन के साथ जुड़ा होगा वही हो जाएगा इसका डिग्री। तो सेंट्रल एटम एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, और सेंट्रल एटम दो का, तो सेंट्रल एटम तो एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है। तो ये हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब
सेंट्रल एटम दो कार्बन के साथ डायरेक्टली सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे तो ये हो गया हेलोजन, यहाँ पे हो गया कार्बन, इस कार्बन के साथ दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये हो गया बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, कार्बन के सराउंडिंग में चार बॉन्ड है देखो। तो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम दो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, इसीलिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जब सेंट्रल एटम तीन कार्बन के साथ जुड़ा होगा, लाइक दिस, ऐसा। तो ये हो गया सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम तीनों कार्बन के साथ जुड़ा है, इसीलिए इसको हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। लिखो अभी। अभी देखो यहाँ पे एल्किनाइल हैलाइड कहाँ से डिराइव हो रहा है? एल्कीन से। एल्काइनाइल हैलाइड कहाँ से डिराइव हो रहा है? एल्कीन से। ये एल्काइन से, एल्काइन से। और एराइल हैलाइड कहाँ से डिराइव हो रहा है? एरीन से। ठीक है, इसके बाद हम चले आएंगे, देखो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम एल्किल हैलाइड को थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि हमको पहले से एकदम शुरू करना पड़ेगा, पहले से, मतलब एल्किल हैलाइड में क्या है क्या नहीं है, इसका टाइप क्या है, ये टोटली हमको डिस्कस करना जरूरी है। अभी जरूरी नहीं है तो ठीक है ना। अभी एल्काइल हैलाइड का जो हमने क्लासिफिकेशन किया, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, तो पहले हम चले आएंगे क्या? मोनोहैलाइड। ठीक है, अभी मोनोहैलाइड मतलब जहाँ पे एक ही हेलोजन एटम है, जिसको हम मोनोहैलाइड कहेंगे। दिस इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हेलोजन एटम। अभी जो मोनोहैलाइड तैयार होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है क्या? जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहैलाइड CnH2n प्लस 1x। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमको जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम चले आएंगे क्या? डाई हैलाइड्स। अभी देखो डाई हैलाइड मतलब क्या हो गया? डाई हैलाइड मतलब दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्या? दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद दो हैलोजन इसमें डालेंगे, वही हो जाता है डाई हैलाइड्स। ठीक है ना। तो डाई हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? डाई हैलाइड का जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2nX2। CnH2nX2, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डाई हैलाइड हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ले लो, सपोज ले लो, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में हमको क्या मिलेगा? देखो C दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन में एक हाइड्रोजन है और दो हैलोजन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इथिलीन डाइहैलाइड। इथिलीन क्यों कहेंगे? दो दो कार्बन है इसीलिए इथिलीन। ठीक है, दो कार्बन है इसीलिए इथिलीन। और इसको, इसका और एक नाम भी है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल मतलब कोई एक कार्बन में दो हैलोजन रह जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, एक ही कार्बन में दो हैलोजन।
इसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। श्योर ना, ये विसिनल होगा ना? नहीं, विसिनल नहीं होगा, इसका नाम है जेमिनल। हमने पहले भी कराया था। एक ही कार्बन में दो हैलोजन जब रहेगा तो उसको हम जेमिनल कहेंगे। अभी इस फॉर्मूले का, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है मेरा, जनरल फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला यूज करके तुम किसी भी कार्बन का, चार कार्बन, यहाँ पे इनका वैल्यू 3 मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इनका वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे एक दो कार्बन है, इनका वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे एक कार्बन। तो ये जो वाला जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की, इसका और एक प्रोबेबिलिटी है क्या, दोनों कार्बन में एक एक करके हैलोजन है, दोनों कार्बन में एक एक हैलोजन एटम है। ठीक है, तो दोनों दो, तो ये हो जाता है नेबर, नेबर कार्बन, पाशापाशी আছে। तो नेबर कार्बन में एक एक करके जब हैलोजन रह जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विसिनल और जेमिनल। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन में दो हैलोजन, और विसिनल मतलब नेबर दो कार्बन में एक एक करके हैलोजन। ठीक है, अभी n का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनका वैल्यू 1। तो हमको जनरल फॉर्मूला मालूम है, CnH2n अभी n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, CH2X2। ठीक है ना, n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो CH2X2। तो ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, यहाँ पे मीथेन था, मीथेन से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और दो हैलोजन, विद द हेल्प ऑफ दो हैलोजन, दो हाइड्रोजन का हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमको मिला CH2X2। इसका नाम है मिथिलीन डाइहैलाइड, मिथिलीन डाइहैलाइड। ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद हम चले आएंगे क्या, ट्राइहैलाइड में चले आए। ट्राइहैलाइड मतलब तीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस तीनों जगह पे तीन हैलोजन आएगा तो वो हो जाता है ट्राइहैलाइड। अभी ट्राइहैलाइड का जनरल फॉर्मूला हो जाता है क्या, CnH2n-1x3। जनरल फॉर्मूला CnH2n-1x3। जनरल फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अभी सपोज ले लो क्या, यहाँ पे इनका वैल्यू बिठा देते हैं इन, तो ट्राइहैलाइड का जनरल फॉर्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इनका वैल्यू जब 1 हो जाएगा, N1, तो क्या होगा, C1 है, तो इनका वैल्यू 1 मतलब 2 माइनस 1 1, CH X3। हाँ, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये अभी देखो कार्बन के सराउंडिंग में जब चार सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम कहते हैं क्या, मीथेन। हाँ, तो मीथेन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन के सराउंडिंग में चार सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन है। अभी इस मीथेन में हमने तीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे तीन हैलोजन आ गया, तो इसका नाम क्या होता है, ट्राई हेलो मीथेन, ट्राई हेलो मीथेन इसका नाम है। ठीक है, ट्राई हेलो मीथेन इसका नाम हो गया। और इसका और एक नाम हो सकता है, इसका नाम है, कॉमन नाम है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। ठीक है, मतलब जब एक क्लोरीन हो जाएगा तब तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, जब ये ब्रोमीन हो जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, और जब एक्स आयोडीन हो जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये था इसका IUPAC नेम।
और ये था इसका कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। तो ये वाला IUPAC नेम आ गया, और दूसरा वाला ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। तो ट्रिवियल नेम हेलोफॉर्म क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब आएगा तो इसका नाम डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चले आएंगे क्या, टेट्राहैलाइड एंड पार हेलो कंपाउंड। टेट्राहैलाइड्स एंड पार हेलो कंपाउंड। ठीक है, टेट्राहैलाइड मतलब मीथेन का जो 4 हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देंगे, और एल्केन का जो सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन रहता है उसको रिप्लेस कर देंगे, और 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद वहां पे 4 हेलोजन चला आएगा, उसको हम कहेंगे क्या, टेट्राहैलाइड। एज फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या, इन CH4, CH4 में 4 हाइड्रोजन है। अब इस चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हम 4 हेलोजन चला आएगा, तो इसका नाम आ जाएगा क्या, 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा हेलो। एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो टेट्रा हेलो मीथेन, टेट्रा हेलो मीथेन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चले आएंगे क्या, पार हेलो कंपाउंड में चले आए। तो ये हो गया टेट्राहैलाइड, इसके बाद पार हेलो कंपाउंड। तो अभी देखो, सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उस जगह पे हेलोजन चलाया, तो उसको हम कहेंगे क्या, पार हेलो कंपाउंड। सो पहले देखो जनरल फॉर्मूला पार हेलो कंपाउंड्स और टेट्राहैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2x4। ये टेट्राहैलाइड और पार हेलो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला, टेट्राहैलाइड्स और पार हेलो कंपाउंड्स का ये जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसमें डालो सपोज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 जब डालोगे तो होगा क्या, C हो गया। अभी C, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 तक मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे CH4 हो जाता है, हो गया ना, CH4। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मीथेन से आता है। CH4 कहाँ से आता है, CH4 मीथेन से आता है। 4 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, जहाँ पे 4 हेलोजन को जब डालेंगे तब ये आता है, इसीलिए इसका नाम होता है पार हेलो मीथेन। इसका नाम क्या है, पार हेलो मीथेन। ठीक है, सिमिलरली एन इज इक्वल टू 2 जब तुम डालोगे तब क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 लगभग 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा, हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो C2H6, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये C2H6 से आ रहा है, इथेन से। तो इथेन से ये हमको मिल रहा है, इसी का नाम क्या है, पार हेलो मीथेन, पार हेलो मीथेन हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट है क्या यहाँ पे, हाँ कहाँ पे देखो, अभी देखो n को हम 2 डालें, यहाँ पे C2 हो गया। अभी n इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, हाइड्रोजन 2 है और x4। तो ये कहाँ से आ रहा है, इथेन में देखो 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उस जगह पे 4 हेलोजन चलाया, तो इथेन से ये आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है पार हेलो इथेन, सॉरी पार हेलो इथेन। ठीक है,
CH3 CH2X, ठीक है। यहाँ पे देखो हेलोजेन 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका नाम हो गया क्या, हेलो इथेन और इथाइल हैलाइड। अच्छा ये मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं है। देखो ये मिथाइल हैलाइड हमने बोला ना, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हो गया सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। इस सेंट्रल एटम कोई भी कार्बन के साथ जुड़ा नहीं है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखो इथाइल हैलाइड जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो है सेंट्रल एटम, और ये सेंट्रल एटम एक कार्बन के साथ जुड़ा है। तो मिथाइल हैलाइड कभी भी प्राइमरी हैलाइड नहीं होता है। मिथाइल हैलाइड से प्राइमरी हैलाइड शुरू होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन और एक कार्बन के साथ जुड़ा है। सेंट्रल एटम जब एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा वही होता है प्राइमरी हैलाइड। सेंट्रल एटम जब दो कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो होगा सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। सेंट्रल एटम जब तीन कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो होगा 3 डिग्री और टर्शियरी, ठीक है। और एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2X, यहाँ पे तीन कार्बन है, तीन कार्बन मतलब प्रोप, तो ये हो जाएगा हेलो प्रोपेन और प्रोपाइल हैलाइड, ठीक है ना। अभी देखो अभी सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में चला है। 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है क्या, R2X। हेलोजन एटम, हेलोजन एटम linked with halogen atom linked with central atom, where central atom directly connected with two carbon atoms। তাহলে হ্যালোজেন পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যুক্ত, যেখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু সরাসরি দুটি কার্বনের সাথে যুক্ত। एग्जांपल एग्जांपल देख लो, पहला वाला एग्जांपल CH3 CH सिंगल बॉन्ड एक CH3। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो होगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम देखो दो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है ना। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो दो साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मिनिमम होगा। अभी लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेंट्रल एटम दो आता है, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तब भी सेंट्रल एटम दो में ही आता है। तो ये होता है कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। ये लेफ्ट साइड से नंबरिंग, राइट साइड से करेंगे 1 2 3। इसका मतलब सेंट्रल एटम का पोजीशन सब जगह पे टू ही है, दोनों साइड से नंबरिंग टू ही है। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम बोलेंगे क्या इसका पोजीशन कहाँ पे है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दो पे है। टू हेलो, टोटल कार्बन है तीन, टू हेलो प्रोपेन, इसका एक कॉमन नाम है। कॉमन नाम क्या है, यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम दो सिमिलर ग्रुप के साथ जुड़ा है। अच्छी तरह से देखो सेंट्रल एटम दो सिमिलर ग्रुप के साथ जुड़ा है। जब दो सिमिलर ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो अब टर्म यूज करेंगे आइसो। आइसो मतलब सिमिलर, ठीक है। तो आइसो हाउ मेनी कार्बन, तीन, तो यहाँ होता है आइसो प्रोपाइल
हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। आइसो हमने क्यों यूज किया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सिमिलर ग्रुप के साथ जुड़ा है। जब कोई कार्बन दो सिमिलर ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो हम आइसो टर्म यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। ये हो गया। और एक एग्जांपल है CH3, CH2, CHX, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अभी देखो नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड का। पहले लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन का पोजीशन 2 है। अभी राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4। अभी राइट साइड से नंबरिंग जब करते हैं तब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन का नंबर 3 आता है। तो लीस्ट नंबर कौन सा है, 2। तो ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला नंबरिंग गलत है। तो हेलोजन का पोजीशन क्या है, 2 है। तो हम लिखेंगे क्या, 2 हेलो, 2 हेलो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। 4 मतलब ब्यूट, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, एल्केन सो ब्यूटेन, 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है ना, 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है ना। और इसका और एक नाम है ट्रिवियल नेम, 2 डिग्री ब्यूटाइल हैलाइड, 2 डिग्री और सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है। अभी इसके बाद आएंगे क्या, इसके बाद आएंगे टर्शियरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हैलोजन attach with the carbon atom considered as central atom. Here central atom is directly connected with 3 carbon atoms तो सोचो ये हो गया हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा। देखो तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे CH3 डाल देते हैं, यहाँ पे H3 डाल देते हैं, यहाँ पे H3 डाल देते हैं। तो टोटल कार्बन हो गया 4। अभी इसका IUPAC नेम लिखेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे, कोई एक साइड से इसका नंबरिंग शुरू करते हैं। अभी इधर ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 है। हाँ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 है। और इसके साथ यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये हो गया प्रेफिक्स और ब्रांच, प्रेफिक्स और ब्रांच हो गया। ठीक है। अभी IUPAC नेम में हमने क्लास 11 में क्या सीखा था, पहले प्रेफिक्स का नाम और उसका पोजीशन बोलेंगे, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन आएगा। तो यहाँ पे प्रेफिक्स मिथाइल है। मिथाइल कौन सा कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, सेकेंड कार्बन, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। हो गया ना, 2 मिथाइल हो गया ना। हाँ, 2 मिथाइल। इसके बाद क्या है, ये हैलोजन और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 2 मिथाइल 2 हेलो प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 हेलो प्रोपेन। ठीक है।
अभी ये हो गया आईपीसी नेम। अभी इसका कॉमन नाम और ट्रिवियल नाम क्या है? अभी देखो सेंट्रल एटम 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। सेंट्रल एटम जब 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी कहेंगे। कॉमन नाम में ट्रिवियल नाम में क्या होता है? सेंट्रल एटम जब 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है तो उसको क्या कहेंगे? टर्शियरी। तो ये हो जाता है कॉमन नेम टर्शियरी। टोटल कितना कार्बन है? 4 है। टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, ब्यूट, उसके साथ अल्काइल का वाइल ऐड होता है तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड इसका कॉमन नाम होगा। टर्शियरी मतलब हम क्या कर सकते हैं? 3 डिग्री, ठीक है ना? ये वाला अभी देखो, इधर हम इसको मेन चेन कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो इसको मेन चेन कंसीडर करेंगे या ये वाला 3 कार्बन को लेके मेन चेन कंसीडर करेंगे। अभी मेन चेन को छोड़ के जो कार्बन रह जाएगा उसको हम ब्रांच और प्रीफिक्स कहेंगे। और फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन में है तो आईपीसी रूल में क्या होता है? प्रीफिक्स का पोजीशन, इसका नाम और उसका पोजीशन एक साथ। तो प्रीफिक्स कहाँ पे? मेन कार्बन के जो सेकेंड कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल। कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा है? मेन कार्बन का सेकेंड कार्बन, तो हो जाता है 2 मिथाइल, ठीक है ना? अभी हेलोजन का पोजीशन कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन में, इसीलिए 2 हेलो। टोटल कितना कार्बन मेन चेन में है? 3 प्रोप। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन प्रोपेन, ठीक है ना? अभी कॉमन नेम में क्या हो गया? टर्शियरी हमने क्यों यूज किया? सेंट्रल एटम कार्बन तीनों कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है इसीलिए हमने टर्शियरी बोला। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल हैलाइड। अभी हमको क्या मालूम है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, चारों के बीच आयोडीन पीरियड 5 में है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो इसका रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। यहाँ पे हम देखेंगे क्या? हाइड्रोजन के साथ आयोडीन, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन जहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद HBr, देन HCl, देन HF। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ से यहाँ क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ये याद रखना पड़ेगा, ओके? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अल्किल आयोडाइड के लिए भी सेम ही है। Ri greater than Rbr greater than RCl greater than RF, ठीक है? तो एल्किल आयोडाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा कम है एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड में, ठीक है? अब हम चले आएंगे क्या? बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अभी देखो CI का बॉन्ड एनर्जी 57.4 है। CBr का बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है, 65.9 है। CCl का बॉन्ड एनर्जी है 78.5 और CH का बॉन्ड एनर्जी है 104.5 किलो कैलोरी पर मोल। अभी देखो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो इस कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड का स्ट्रेंथ है क्या? 57.4। कार्बन ब्रोमीन का कितना है? 65.9। कार्बन क्लोरीन का कितना है? 78.5। कार्बन फ्लोरीन का है 104.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ? ये सी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए
तो ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब, तो इस एनर्जी यहाँ पे डालेंगे तो बहुत सारा काम हो जाए। इसका मतलब कम एनर्जी जहाँ पे यूटिलाइज होगा और कम एनर्जी अप्लाई करके रिएक्शन इजीली हो जाता है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। और यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सी ए बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब यस का रिएक्शन करने का टेंडेंसी कम है, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो जिसका बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसको ब्रेक, तो जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा मतलब इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। अभी उस एनर्जी कोई एक और एक जगह पे हम यूज करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होकर और एक रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करके रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसीलिए हमने क्या बोला, आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर एल, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए आयोडीन यहाँ से इजीली लिबरेट हो जाएगा और रिएक्शन करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ reactivity order of monohalides। हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है यहाँ पे मिथाइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना। ये देखो ये हो गया मिथाइल हैलाइड, ठीक है। और ये हो गया क्या, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब मेरा क्वेश्चन है क्या, ये मिथाइल हैलाइड, बाकी तो 3 मालूम है। तो ये 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्वेश्चन ये है, अरेंज अरेंज देम अरेंज देम इन descending order of their reactivity, arrange them in descending order of their reactivity। अभी इसको करो, खुद से करो, मैं इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करो खुद से। 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1, इसका मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा कम है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, थोड़ा सा कम है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड में सबसे कम है। क्यों क्यों कम है, तो रीजन देखो। अभी जो हमने स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, अभी देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 3 मिथाइल ग्रुप है। हाँ, 3 मिथाइल ग्रुप मतलब एक एक मिथाइल ग्रुप मतलब प्लासा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। हाँ, मिथाइल ग्रुप का प्लासा इफेक्ट होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो 3 मिथाइल ग्रुप है मतलब 3 प्लासा इफेक्ट। तो 3 प्लासा इफेक्ट मतलब एक एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम की तरफ भेज रहा है। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फ्रेश डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप मतलब 3 प्लासा इफेक्ट, मतलब एक एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है ये कार्बन की तरफ। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और एक चीज है, और एक चीज है, तो 3 प्लासा इफेक्ट है यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। और एक फैक्टर है, देखो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप नेबर है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 2 मिथाइल ग्रुप नेबर है, इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप के साथ और एक मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 2 मिथाइल ग्रुप नेबर है, इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप के साथ और एक मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है।
रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कंपाउंड चाहेगा क्या, इस X को X माइनस फॉर्म में जल्दी से रिलीज करने के लिए। तो क्या होगा, हैलोजन रिलीज हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल होगा, यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्शन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सेंट्रल एटम के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप मतलब 3 प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एक मिथाइल ग्रुप सेंट्रल एटम की तरफ रिलीज कर रहा है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गया। और एक फैक्टर है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप पास में है, तो एक मिथाइल ग्रुप के साथ और एक मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। तो ये स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए हैलोजन यहाँ पे X माइनस फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके हैलोजन निकल रहा है। हैलोजन आफ्टर बॉन्ड यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर। अभी जब निकल जाएगा तब क्या होगा, CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये X माइनस, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ आ जाएगा और हैलोजन ऑक्टेट हो जाएगा। तो स्टेरिक क्राउड को मिनिमाइज करने के लिए एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही बढ़ रहा है, तो वो इजीली हैलोजन को रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये वन काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा और कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो निकल जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ। ठीक है या नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सो आंसर लिखेंगे। और तो यहाँ पे 3 प्लस इफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एटम के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 2 प्लस इफेक्ट। और यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, तो 1 प्लस इफेक्ट। 2 प्लस इफेक्ट मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, बट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से कम, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे +1 एल्किल ग्रुप है और स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है कंपेयर टू दिस। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी और भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी और भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे जो कंपाउंड हमने ड्रॉ किया, सभी स्ट्रक्चर के नीचे कितना क्लास इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है वो लिखेंगे। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 प्लस इफेक्ट, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में 2 प्लस इफेक्ट, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में 1 प्लस इफेक्ट, और मिथाइल हैलाइड में कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, तो उसके नीचे हम लिखेंगे क्या, नो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अभी लिखेंगे क्या, सिंस एल्किल ग्रुप since alkyl group are electron repelling, or releasing large number of alkyl groups on carbon atom of C single bond X. So electron density of central carbon atom increases hence ease in release of
halogen atom in the form of X minus within bracket class I effect of alkyl group। ये लिखने के बाद ये लिखना, ये लिखने के बाद ये वाला लिखना, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लिखना, क्योंकि यहाँ पे देख सब साफ दिख रहा है क्या, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो यही फैक्टर है क्या, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच से देखो एक्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अभी ड्यू टू प्लासा इफेक्ट सेंट्रल एटम का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। तो जितना जल्दी जितना फास्ट एक्स को हम एक्स माइनस फॉर्म में रिलीज करेंगे रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे जितना है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में कम है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में और भी कम है, और मिथाइल हैलाइड में तो रिपल्शन नहीं है, ठीक है। Alkyl halides are generally more reactive than alkanes। तो हमने क्या किया, एल्केन से हमको तो एल्किल हैलाइड मिल रहा है, तो एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है, reactive than corresponding alkanes। corresponding alkane मतलब जो एल्केन से हमको जो एल्किल हैलाइड मिल रहा है उन दोनों को बीच कंपेयर करेंगे, तो सपोज मीथेन से मिथाइल हैलाइड मिल रहा है, इथेन से इथाइल हैलाइड मिल रहा है, तो जो हैलाइड हमको मिल रहा है उसका रिएक्टिविटी कोरोस्पोंडिंग एल्केन से ज्यादा है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए बॉन्डेड पेयर अब इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है, तो ये हो जाता है डेल्टा माइनस और कार्बन का डेल्टा प्लस। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल दोनों पोल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल मतलब डाइपोल, जहाँ पे डाइपोल रहता है वहां पे डाइपोल में न्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और हेलोजन में दिखने को मिलता है इन एल्किल हैलाइड, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। सो alkyl halides Rx undergo nucleophilic substitution reaction। Rx to the power a, इसीलिए क्या होता है, ये डेल्टा माइनस है ये डेल्टा प्लस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे होगा देखो, ये हेलोजन डेल्टा माइनस कार्बन डेल्टा प्लस, न्यूक्लियोफाइल मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो सेंट्रल एटम के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का एक बॉन्ड होगा। तो देखो ऑलरेडी कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का एक नया बॉन्ड मतलब 5 बॉन्ड हो जाता है। तो कार्बन का 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर भी हो सकता है, बाई मॉलिकुलर, मतलब ये SN2
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर हो सकता है या SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, टाइप और नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट करेगा और SN1 SN2 कौन सा वाला होगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड। ठीक है, इतने तक सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके।